हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक पुरानी फैक्ट्री दिखाई जाती है, जहां पर उस फैक्ट्री के अंदर कुछ लोग एक लड़के को हाथ में रस्सी बांधकर लटकाए रहते हैं, जहां पर उसके नीचे कुछ ज़ॉम्बी रहते हैं एक पिंजड़े में। उन लोगों में से एक लड़की बोलती है, जियांग, तुम्हारे सारे दोस्त अब मर चुके हैं, अब तुम्हारे लाइफ का कोई मतलब नहीं रहा। जियांग सोचता है, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से उन लोगों के साथ ऐसा हुआ। जियांग उस लड़की को गुस्से से बोलता है, एविली वुमेन, तुम एक बहुत ही घटिया मौत मरोगी। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को पकड़कर बोलती है, ओह देखो तो उसे, वो मुझ पर गुस्सा है। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, चलो इसे धीरे धीरे टॉर्चर करते हैं तुम्हारे गुस्से को उतारने के लिए, लेकिन हमें तुमको थैंक यू कहना चाहिए सप्लाईज के लिए। तुम्हारी वजह से अब हम कुछ और महीनों तक आराम से जी सकेंगे। फिर वो उस बटन को क्लिक कर देता है, जिससे कि जियांग उस ज़ॉम्बी के उस केज में, जहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बी रहते हैं उसके नीचे, उसमें गिर जाता है। सारे के सारे ज़ॉम्बी उसको पकड़कर काटने लगते हैं और वो चीखने चिल्लाने लगता है। वो बोलता है, स्यूजिंग और ली सुएंग, अगर मुझे एक और चांस मिल गया जिंदा रहने का, तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, जो तुमने किया है उसके लिए। फिर वो जब अपनी आंखें खोलता है तब वो थोड़ा शॉक रहता है और उसके सामने एक लड़की रहती है जो कि बोल रही होती है कि जियांग, क्या तुम मुझसे प्यार भी करते हो? तुमने इस घर को मेरे नाम अब तक क्यों नहीं किया? जियांग इधर उधर देखने लगता है और सोचता है कि क्या मैं वापस से जिंदा हो गया हूँ एपोकलिप्स के आने से पहले। मेरे पिछले लाइफ में मैं स्यूजिंग के बहकावे में आ गया था, उसने मेरा घर तक ले लिया था जो कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए छोड़ा था और मैं बेघर हो गया था। जब ग्लोबल कैटारॉप्स अकड़ हुए थे तो सब ह्यूमंस ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जा रहे थे और इसके चलते पूरे देश में आतंक फैल गया ज़ॉम्बीज का। मेरे दोस्तों की मदद से मैंने एक सेफ जोन बनाया था और एपोकलिप्स में सरवाइव कर रहे थे, पर किसने सोचा था कि ये स्वीजिंग एक डिसेंट पर्सन होने का नाटक करेगी और मेरी सिंपैथी जीत कर, लेकिन वो तो असल में दुश्मनों के द्वारा भेजी गई थी हम लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की स्वीजिंग बोल रही होती है कि क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो? जियांग सोचता है कि मैं अभी गुस्से से काम नहीं ले सकता और उस लड़की स्वीजिंग को कमरे से बाहर निकाल देता है और बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया, अब जाओ तुम। वो तुरंत वो सोचती है कि क्या हो रहा है, कब से जियांग इतना एग्रेसिव हो गया, क्या वो मेरा चमचा नहीं था? फिर जियांग दरवाजा बंद कर लेता है और फिर वो टाइम देखता है और बोलता है कि बस 1 महीना बचा है एपोकलिप्स को आने में, मुझे जल्द से तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक सिस्टम टास्क आया रहता है जहाँ पर उसमें लिखा रहता है कि एपोकलिप्स का सिस्टम एक्टिव हो चुका है और प्लीज कंप्लीट करें मिशंस को जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके। वो ये देखकर खुश हो जाता है और सोचता है, एक सिस्टम, मिशन रिवॉर्ड पॉइंट, ये पॉइंट्स किसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं? वो देखता है कि पॉइंट से वो बहुत सारे सामान खरीद सकता है, जैसे कि फिजिकल एनहेंसमेंट पोर्शन, फार्मर सप्लाई बॉक्स या सप्लाई बॉक्स। मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था कि मेरे प्रीवियस लाइफ में मैंने एक पैसा जुटा कर रखा था ब्राइड प्राइस उस स्वीजेंग के लिए। फिर वो अपना फोन हाथों में लेकर सोचता है कि बस 1 महीने में ज़ॉम्बी हर जगह होंगे और अभी इस समय अच्छा खाना है तो मुझे अच्छी तरह से खाना चाहिए। फिर वो रात को एक बड़े होटल में चला जाता है जहाँ पर वो बहुत सारे डिशेस को ऑर्डर करता है। फिर वो बोलता है कि चलो इसे टेस्ट करें कि इतने महंगे का ये कैसा टेस्ट होता है। फिर जैसे ही वो उस खाने को अपने मुंह में रखता है, उसको वो बहुत ही अच्छा लगता है और वो तेजी से खाना चालू कर देता है। तभी वो देखता है कि उसके फोन पर कॉल आ रहा होता है
वो देखता है कि उसके फोन पर स्वीजिंग की फ्रेंड का कॉल आता है और वो सोचता है कि क्या उस वुमन ने मैनिपुलेट किया होगा अपनी दोस्त पर। जैसे ही वो कॉल को एक्सेप्ट करता है तुरंत उसमें से चिल्लाने लगती है और बोलती है कि जियांग तुम्हारा क्या मतलब है, तुम कैसे स्वीजिंग को ऐसे ट्रीट कर सकते हो। वो बस चाहती थी कि तुम अपने लव को प्रूव करो। अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी उसे नहीं दे सकते तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम उसे प्यार करते हो। स्वीजिंग बस तुम्हें थोड़ा सा टेस्ट कर रही थी और तुम फेल हो गए। अगर तुम अपने घर का कागजात और 1 मिलियन युआन कैश में नहीं लाए, सॉरी नहीं बोला तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती और समझ जाओ कि ब्रेकअप हो गया। फिर जियांग गुस्से से चिल्लाकर बोलता है कि तुम होती कौन हो, क्या सोचती हो कि तुम कौन हो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे टेस्ट कर सकती हो, भाड़ में जाओ। फिर वो उस कॉल को कट कर देता है और सोफे पर आराम से बैठ जाता है और सोचता है एक पीस ऑफ लैंड को खरीदूं, मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट्रेस बनाऊंगा इस लैंड पर, जो कि ना ही बस डिफेंस से भरा होगा बल्कि उसके बगल में वाटर सोर्स और फॉरेस्ट भी होंगे। फिर वो एक जगह चला जाता है जमीन को खरीदने के लिए। वहां पर एक लड़की आकर बोलती है, हेलो सर, क्या आप यहाँ पर रेंट या घर खरीदने आए हैं? जैसे जियांग बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर, तभी वहां पर एक तीसरा आदमी आकर बोलता है उस लड़की को, जियाओ जाओ और बॉक्स को मूव करने में मदद करो, आज हमें बहुत सारा टॉयलेट पेपर आया है। वो आदमी एक रियल एस्टेट का सेल्स मैनेजर रहता है, मैनेजर जू। वो लड़की बोलती है, मैनेजर जू, मेरे पास एक क्लाइंट है अटेंड करने के लिए। वो मैनेजर उस लड़की से बोलता है, क्या तुम सब कुछ भूल चुकी हो जो मैंने तुम्हें सिखाया था, जाओ अपने काम पर वापस। मैनेजर बोलता है, कैसा क्लाइंट? एक लूजर, वो भी सस्ते कपड़ों में, जो कि एक टॉयलेट भी नहीं खरीद सकता। जियांग बोलता है, क्या तुमने कहा तुम लोगों पर नीचा दिखा रहे हो? मैनेजर बोलता है, मैं वैसा आदमी हूँ जो तुम जैसे कुत्तों पर नीचा दिखाता हूँ। फिर वो बोलता है, अगर तुमने एक टॉयलेट भी खरीद लिया तो मैं अपना खुद का लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा, वो भी एक सेट खाते हुए। फिर जियांग बोलता है, ऑल राइट, अगर तुमने कह दिया है तो कुछ फ्रेश ढूंढना स्टार्ट कर दो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। फिर जियांग क्रेडिट कार्ड निकालते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर ना ही रेंट के लिए और घर बेचने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर जमीन खरीदने के लिए आया हूँ। वो दोनों ये सब सुनकर शॉक हो जाते हैं और जो वहाँ पर लोग रहते हैं वो सब भी ये सुनकर शॉक रहते हैं और बोलते हैं सब, क्या जमीन खरीदना? क्या उसे पता भी है कि इसमें कितना पैसा लगेगा? ओ माय गॉडनेस, ये पहली बार है जिसे मैंने देखा है जमीन खरीदते हुए एक असली वेल्दी पर्सन। फिर वो बोलती है, ऑल राइट सर, इधर आइए, मैं आपको डिटेल का इंट्रोडक्शन देती हूँ। फिर वो मैनेजर मन में सोचता है कि कोई भी बोल सकता है, पर जब पैसे देने की बारी आएगी तो मुझे नहीं लगता कि तुम पैसे दे सकते हो। फिर वो लड़की जियांग को लैंड के पेपर देती है और बताती है कि ये सब हम लोग के पास अभी अवेलेबल है। जियांग बोलता है, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपनी जरूरतें बताता हूँ, अगर उसमें से कोई फिट बैठ रहा है तो मुझे बताओ। जियांग बोलता है, माउंटेन और वाटर के पास रहना चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन हो जाना चाहिए, जैसे कि एक फैक्ट्री या लार्ज बिल्डिंग। वो लड़की बोलती है, मुझे सोचने दीजिए। तभी वो मैनेजर आकर बोलता है, एक जगह है ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो कि इसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। वो लड़की बोलती है, हाँ, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, क्या आप टी सिटी लैंड के बारे में बात कर रहे हैं जो कि काम नहीं करता? वो फैक्ट्री पूरा भी नहीं हुआ है और उसे क्लाइंट को नहीं बेचा जा सकता। ये लड़का, इस लड़के की डिमांड ही ऐसी है, ये यहाँ पर जमीन खरीदने नहीं आया है, यहाँ पर मुसीबत करने आया है। फिर जियांग बोलता है, वो जमीन इस डिस्ट्रिक्ट में है, क्या वो मेरे जरूरतों के हिसाब से पूरा है? वो लड़की बोलती है, यस सर, पर जो फैक्ट्री है वो फिनिश पूरा नहीं हुआ है और जो टीम लीडर था कंस्ट्रक्शन का वो भाग गया। फिर जियांग उस जमीन के कागजों को देखते हुए सोचता है, ये लोकेशन बहुत ही अच्छा है और मेरे सारे जरूरतों को पूरा कर रहा है। फिर जियांग उस लड़की से बोलता है, मैं इस जमीन को लूंगा, क्या हम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकते हैं और पेमेंट अभी कर सकते हैं? वो लड़की बोलती है, सॉरी सर। वो सुनकर शॉक रहती है। वो पूछती है, सर क्या आप सच में इस अनफिनिश फैक्ट्री को खरीदना चाहते हैं?
जियांग बोलता है हाँ सही में, हाँ ऑफ कोर्स, चलो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें और पेमेंट को जल्दी करो, कोई इंतजार कर रहा है फ्रेश पूप खाने के लिए। फिर वो मैनेजर बोलता है नो इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, 300,000 युआन डाउन पेमेंट, कैसे कोई मिलियन स्पेंड कर सकता है एक जमीन के लिए, वो भी जो अनफिनिश्ड है, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, आई डोंट बिलीव इट। फिर जियांग उस मैनेजर के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है बड़ी, मैंने पेमेंट पूरा कर दिया है, अब ये तुम्हारी बारी है परफॉर्म करने का, जब तक तुम एंजॉय करो मैं तुम्हें एक सुपर चैट भी भेज सकता हूँ बाद में। फिर जियांग वहां से चला जाता है। वहां के सारे लोग उस मैनेजर से बोलते हैं मैंने लाइव स्ट्रीमिंग ऑन कर दिया है, जल्दी करो फैटी, मेरा स्टमच आज ठीक नहीं है पर मैं वादा करता हूँ कि ये फ्रेश रहेगा। फिर हमें जियांग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कंपनी के बाहर निकल गया रहता है और सोचता है मैंने सारा ब्राइट प्राइस मनी लगा दिया जमीन को खरीदने के लिए, अब मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा कि मैं सप्लाईज को कैसे खरीदूं। तभी वो मोटा सी जियांग का बॉयफ्रेंड उसे देखकर बोलता है क्या ये जियांग नहीं है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वो अंदर देखता है जहाँ पर सब लोग उस मैनेजर को लाइव स्ट्रीम पर खिला रहे होते हैं। फिर हमें सी जियांग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने नेल में नेल पॉलिश लगा रही होती है। तभी उसे उसका कॉल आता है। सी जियांग उस कॉल को उठाकर बोलती है ली शू जियांग, तुम रास्कल, तुम्हें मैं अभी भी याद हूँ। वो बोलता है स्यूजिंग, क्या तुम्हें पता है कि जियांग यहाँ पर आया था रियल एस्टेट कंपनी में आज जमीन खरीदने के लिए। वो तुरंत खड़ी हो जाती है और बोलती है क्या उसने जमीन खरीदा, उसके पास पैसा कहाँ से आया। वो स्यूजिंग से बोलता है उसने 300,000 युआन डाउन पेमेंट किया, मुझे लगता है ये वही पैसा है जो कि उसने ब्राइट प्राइस मनी के लिए बचाया था। स्यूजिंग गुस्से से बोलती है क्या वो बास्टर्ड, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसा इस्तेमाल करने की। सू जियांग उसे बोलता है कि स्यूजिंग अभी गुस्सा मत हो, जाओ और जियांग को ढूंढो और पूछो क्या हो रहा है। फिर हमें जियांग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने कमरे में बैठकर सोच रहा होता है कि सप्लाईज को खरीदने और बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा, मैं ये सब कहाँ से लाऊं। तभी कोई उसका घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। वो सोचता है क्या हुआ। फिर वो जाकर जब दरवाजा खोलता है तब वो देखता है कि स्यूजिंग और उसकी दोस्त दरवाजे पर रहती है। जियांग बोलता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। स्यूजिंग बोलती है जियांग तुम्हारा क्या मतलब हुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पैसा खर्च करने की। जियांग थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है और बोलता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। स्यूजिंग बोलती है तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुमने सारा ब्राइट प्राइस मनी इस्तेमाल कर दिया है जमीन खरीदने के लिए। मैं तुम्हें बता रही हूँ वो पैसा मेरा है, अब जो तुमने जमीन खरीद लिया है वो मेरा है। जियांग थोड़ा चेहरा बनाते हुए बोलता है क्या तुम इंसेन हो, क्या तुम पागल हो। फिर जियांग एक नोटों की गड्डी निकाल कर उसके कंधे पर मारता है और बोलता है कि मेरे पास बहुत पैसा है पर मैं तुम्हारे पर 1 सेंट भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता तुम्हारे और स्यूजियांग के अफेयर के बारे में। स्यूजिंग तुरंत सोचने लगती है क्या हो रहा है, इसे कैसे पता चला मेरे और ली स्यूजियांग के बारे में। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि तुम दोनों शांत हो जाओ, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कपल्स के बीच में। जियांग बोलता है मिसअंडरस्टैंडिंग माय एस, यहाँ पर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है और ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये उस ओल्ड मैन ली जियांग के साथ है। फिर जियांग दरवाजा बंद करते करते बोलता है गेट लॉस्ट हो जाओ तुम दोनों, बस तुम्हारी तरफ देखने से ही मुझे घिन आती है। स्यूजिंग सोच रही होती है कि इसे कैसे पता चला, हम लोग तो हमेशा बहुत ही सीक्रेट रहते थे जब भी हम रूम बुक करते थे। तो फिर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। उसकी दोस्त बोलती है कि स्यूजिंग ये बहुत ही बड़ी डील है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम उस मिडिल एज्ड मैन के साथ इन्वॉल्व हो, ली जियांग के साथ। फिर स्यूजिंग बोलती है हाँ हमने कुछ बार रूम बुक किया था। फिर उसकी दोस्त बोलती है ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, चलो पहले चले फिर एक प्लान के बारे में सोचेंगे। स्यूजिंग बोलती है हाँ हम बस वही कर सकते हैं। फिर वो दोनों उस लिफ्ट के अंदर चली जाती हैं। उसकी दोस्त सोचती है स्यूजिंग अब जब तुमने सब कुछ बिगाड़ लिया है जियांग के साथ तब मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। फिर हमें जियांग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बता रहा होता है कि ये फैक्ट्री है जिसे मुझे रिनोवेट कराना है और जियांग पूछता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने के लिए पूरा। फिर कंस्ट्रक्शन मैन बोलता है कि वॉल्स को
रिइंफोर्स करने के लिए, गार्ड टावर्स को बनाने के लिए और ब्लास्ट प्रूफ डोर्स, बुलेट प्रूफ ग्लास और सभी चीजें। कंस्ट्रक्शन मैन पूछता है जियांग से कि क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुमने किस फोर्स को ऑफेंड किया है। जियांग बोलता है कि ज्यादा मत पूछो, ज्यादा जानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, बस मुझे बताओ कि कितना कॉस्ट लगेगा इसे कंप्लीट करने में 1 महीने के अंदर। कंस्ट्रक्शन मैन बोलता है कि बड़ी ये 1 महीने के अंदर नहीं हो सकता। जियांग बोलता है कि स्टॉप टॉकिंग, अगर तुम नहीं कर सकते तो यहाँ पर बहुत लोग हैं करने के लिए। फिर कंस्ट्रक्शन मैन बोलता है कि नहीं बॉस, मेरा मतलब वो नहीं था, बस इसमें खर्चा ज्यादा लगेगा। जियांग बोलता है कि अपना दाम बताओ। कंस्ट्रक्शन मैन बोलता है बॉस, अगर हमें इसे 1 महीने में कंप्लीट करना है तो कम से कम हमें 20 मिलियन लगेंगे। जियांग बोलता है 20 मिलियन। कंस्ट्रक्शन मैन बोलता है यस, अगर आप हमें 5 मिलियन अभी डिपॉजिट कर दे तो हम स्टार्ट करना चालू कर दे काम। जियांग बोलता है ठीक है, मैं तुमको पैसा 1 हफ्ते के अंदर भेज दूंगा, काम करना स्टार्ट कर दो अभी। जियांग बोलता है कि घबराओ मत, अगर मैं पे नहीं करूंगा तो ये जमीन तुम्हारी हो जाएगी। ये सुनकर कंस्ट्रक्शन मैन बोलता है ठीक है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि शिवजिंग की दोस्त वहाँ पर आ गई रहती है और बोलती है ब्रदर जियांग। जियांग उसे देखता है पर तुरंत वो उसका हाथ पकड़ लेती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गुस्से से देखते हुए पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और सोचता है कि ये बिच मेरे पीछे लाइफ में ये और शिवजिंग ने मुझे स्कैम किया था, पर इस समय मैं डबल बदला लूंगा तुमसे। फिर जियांग उसको छोड़कर आगे चला जाता है और बोलता है नहीं नहीं, वहाँ पर नहीं, गेट और बड़ा होगा। वो सोचती है कि नहीं, मैं ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं गवा सकती। अब जब शिवजिंग इसके हाथों से निकल गई है तब मैं इसको अपना बनाकर और फिर ये लैंड मेरा हो जाएगा। फिर हमें उसके बाद दिखाया जाता है जियांग अपने घर में बैठकर सोच रहा होता है कि बैंक से मुझे बस 3 मिलियन ही मिले और इतना काफी नहीं है कंस्ट्रक्शन के लिए, मुझे और पैसा ढूंढने का कोई रास्ता खोजना पड़ेगा। तभी जियांग सोचता है कि नहीं रुको, एपोकलिप्स तो आने ही वाला है, अगर मैं इस घर को बहुत सारे लोगों को बेचूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो इसे करते हैं। तभी जियांग देखता है कि उसके रूम का कोई दरवाजा खटखटा रहा होता है और सोचता है ये बुढ़ा आदमी फिर वो दरवाजे के पास जाकर और सोचता है मेरे नीचे के जो नेबर हैं ग्रैंडपा ली के पास कुछ मनी है, वो पहला और 2nd फ्लोर ओन करते हैं और मेरा 3rd फ्लोर भी खरीदना चाहता है, पर सच में मैं इस घर को अपने शादी के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, इसीलिए मैंने बेचने से इनकार कर दिया। पर अब तब वो बुढ़ा आदमी बहुत सारी मुसीबत करता था, बोलता था कि डोर को पेंट करो, कचड़े को उठाओ, उसने सब गंदी ट्रिक इस्तेमाल की। दरवाजा खोलने के बाद वो बुढ़ा आदमी जियांग से बोलता है कि क्या तुम रात को फिर नहीं घूम रहे थे। जियांग चिल्लाकर बोलता है कि बस बहुत हुआ, मैं अपने बेड पर चला गया था, अगली रात मैं क्लबिंग नहीं कर रहा था। वो बुढ़ा बोलता है कि मुझे नहीं परवाह, मैंने सुना था। जियांग उससे बोलता है अब बस करो, तुम्हारी नजर मेरे घर पर है, मेरा बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें ये घर बेच देता हूँ। वो बुढ़ा बोलता है क्या सच में? फिर जियांग बोलता है कि लेकिन मेरी एक कंडीशन है। वो बूढ़ा बोलता है क्या कंडीशन? जियांग बोलता है कि मैं ये घर तुम्हें 6 महीने से पहले नहीं दूंगा, मुझे यहाँ पर 6 महीने तक और रहना है और तुम्हें मुझे 5 मिलियन भेजने होंगे कि मैं अपने नए घर के लिए दे सकूं। जियांग बोलता है कि अगर तुम इस पर एग्री नहीं हो सकते तब भूल जाओ। जियांग अपना दरवाजा बंद करने वाला ही रहता है, तभी वो बूढ़ा पकड़ कर बोलता है चलो ठीक है, पर पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होगा। जियांग बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता मत करो। फिर जियांग अपने मन में बोलता है कि ओल्ड बास्टर्ड, तुम बस इंतजार करो अपने घर में मरने का। फिर जियांग अपने फोन पर चेक करता है और बताता है कि ग्रैंडपा ली ने मुझे 5 मिलियन ट्रांसफर कर दिया और जो मैंने प्लस 3 मिलियन लोन लिया था, अब मेरे पास टोटल 8 मिलियन हो चुके हैं। फिर वो देखता है कि उसके सामने एक सिस्टम टास्क आ रहता है जहाँ पर उसे 1 साल के लिए सप्लाईज को इकट्ठा करना रहता है और उसके बदले में उसको 10 पॉइंट मिशन रिवॉर्ड मिलेंगे। फिर अगले दिन जियांग एक मॉल में जाकर सप्लाईज को इकट्ठा करने लगता है। वहाँ के लोग जियांग को देखकर बोलते हैं कि क्या ये लड़का
मेंटली पागल हो गया है, जल्दी जल्दी उसके यहाँ से दूर हो जाओ। फिर जियांग काउंटर के सामने बहुत सारा सरप्राइजेस लाके इकट्ठा कर चुका रहता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये इतनी सारी चीजें क्यों खरीद रहा है। एक और बेवकूफ जो सोच रहा है कि एपोकलिप्स आने वाला है। फिर तभी उसका सिस्टम टास्क कंप्लीट हो जाता है और उसे 10 पॉइंट्स कम मिल जाते हैं। फिर जियांग ये देखकर सोचता है कि एपोकलिप्स में अंदर एट्रीब्यूट को इनहेंस करना इम्पोर्टेंट है, पर इस प्रोटैगनिस्ट सप्लाई बॉक्स के अंदर है क्या। वो सोचता है कि अब झिझकने की कोई बात नहीं है, अपॉर्चुनिटी को लो और सब लगा दो। और फिर वो प्रोटैगनिस्ट सप्लाई बॉक्स को चूज कर लेता है, जहाँ पर फिर उसको उस बॉक्स में से एक स्पेस रिंग मिलता है लेवल 1 का, जिसका फीचर रहता है कि वो रिंग 500 मीटर स्क्वायर का स्पेस कंटेन किया रहता है और उसके अंदर का टाइम स्टेबल रहता है। जियांग ये देखकर बहुत ही खुश रहता है और सोचता है कि मुझे पता था पहला ड्रॉ हमेशा गोल्डन रहता है, और अब जब इसके अंदर टाइम सेम ही रहेगा, इसका मतलब कि मैं फ्रेश गुड्स को स्टोर कर सकता हूँ और वो सब खराब भी नहीं होंगे। फिर जहाँ पर उसके सामने एक और टास्क आ जाता है, जहाँ पर उसको 10 साल के लिए सप्लाइजेस को इकट्ठा करना रहता है और उसके बदले में उसे रिवॉर्ड पॉइंट 20 मिलेंगे। फिर तभी उस मॉल में वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड सब आ जाते हैं और बोलते हैं कि कौन कौन परेशानी खड़ी कर रहा है यहाँ पर। वो जियांग को देखकर सोचता है कि क्या ये जियांग है। जियांग उसको देखकर तुरंत पहचान जाता है और सोचता है कि यांग ताओ, जो कि मेरा हाई स्कूल का क्लासमेट था, और वो ऐसा लड़का था जो हमेशा कमजोरों को परेशान करता था और ताकतवर से डरता था। हम लोगों की स्कूल में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट हुई हैं और मुझे दावा नहीं था कि मैं आज इसे यहाँ पर मिलूंगा। तभी वो बोलता है कि जियांग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इन सभी चीजों को वापस रखो जहाँ पर ये सब थी, नहीं तो मैं तुम पर दया नहीं दिखाऊंगा। फिर जियांग बोलता है, हे यांग ताओ, तुम अभी भी कमजोरों को परेशान कर रहे हो। मैं यहाँ पर इन सब सभी चीजों को खरीदने आया हूँ और तुम ऐसे ट्रीट कर रहे हो कस्टमर को। ये सुनकर वो बोलता है कि तब जो तुमने लिया है इसके बदले में पे करो, नहीं तो हम पर ब्लेम मत डालना सख्त होने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि 1 घंटे के बाद सब सप्लाइजेस का बिल बन रहा होता है। वो उस लेडी से पूछता है कि टोटल कितना हुआ। वो बताती है कि टोटल 56,883 हुए हैं। वो जियांग से बोलता है कि चेकआउट करो। जियांग तुरंत अपना एटीएम कार्ड निकालकर उसमें स्वाइप कर देता है और फिर वो डिवाइस साउंड करता है, सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन। वो ये थोड़ा देखकर शॉक रहता है और फिर वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर जाता है और बोलता है चलो चले। पर जियांग बोलता है रुको। फिर वो घूमकर बोलता है क्या तुम कर रहे हो? जियांग उससे बोलता है कि तुम बहुत ही रूड थे, तुम मुझसे माफी मांगो, नहीं तो मैं इन सभी चीजों को वापस से रिटर्न कर दूंगा। यांग चिल्लाकर बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा आगे जा रहे हो, क्या तुम मुसीबत मोल लेना चाहते हो? पर तभी वहाँ के सभी लोग बोलते हैं कि तुम लोगों ने उस पर नीचे देखा और तुम रूड भी थे। अब वो बस एक माफी के लिए कह रहा है, इतना भी तुम नहीं कर सकते? सच में माफी मांगो, अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो हम लोग भी यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें फेमस कर दूंगा। फिर जियांग बोलता है कि माफी मांगो, अगर तुमने माफी मांगा तो मैं इसका 10 गुना कर दूंगा। यांग बोलता है क्या सच में? जियांग बोलता है हाँ सच में, तुम मुझे वो मशीन लाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे पास बैलेंस कितना है। फिर वो उस मशीन में स्वाइप करता है और जब यांग उसका बैलेंस देखता है तो शॉक हो जाता है और बोलता है 700,000। जियांग बोलता है माफी मांगो और मैं खरीदता जाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यांग थोड़ा गुस्से में रहता है और वो जियांग से माफी मांग लेता है। फिर जियांग उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है याद रखना, कभी भी इतना गैर जिम्मेदार मत होना, समझ गए? फिर वहां से जियांग जाने लगता है। तभी यांग बोलता है कि ब्रदर, तुम इतनी सारी चीजें क्यों खरीद रहे हो? जियांग बोलता है कि इससे तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं, मैं एक बड़ी डील की प्लानिंग कर रहा हूँ। फिर जियांग बोलता है बिग डील,
जो चीजें हैं सुपरमार्केट में, वेयर हाउसेस, उसके लिए कम पड़ेगा। तुमको कम से कम एक होलसेलर ढूंढना पड़ेगा। फिर जियांग मुड़कर बोलता है कि जब तुम सुपरमार्केट में काम कर रहे हो तो तुम जानते ही होगे किसी न किसी होलसेलर को। यांग बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स, तुम्हें याद है जैंग वो होलसेल के बिजनेस में है अब। फिर यांग उसको कॉल लगाकर बोलता है ब्रदर, मैंने एक तुम्हारे लिए बिग क्लाइंट ढूंढा है। जियांग यहाँ पर सोच रहा होता है कि यांग अभी भी उस जैंग के लिए काम कर रहा है। क्या पता इन्होंने कितना इनकम कमाया होगा इस सुपरमार्केट से, धोखे से। फिर हमें दिखाया जाता है कि यांग और जियांग दोनों साथ में उसके यहाँ चले जाते हैं और तभी वहां पर एक कार तेजी से आती है। जियांग सोचता है डैम, ये इतनी एरोगेंटली से ड्राइव कर रहा है, लगता है ये कभी इसके पहले स्कैम नहीं हुआ है। फिर तभी उस गाड़ी में से जियांग बाहर निकलता है स्मोकिंग करते करते। वो बोलता है यांग, यही जो क्लाइंट है जो तुमने बताया था। यांग बोलता है कि ब्रदर ये जियांग है, तुमको याद है? जियांग बोलता है कौन? यांग बोलता है जियांग जो हमारा हाई स्कूल में क्लासमेट था। जियांग बोलता है ओ, अब मुझे याद आया। फिर वो अपने सिगरेट का धुआं जियांग के फेस पर उड़ाता है और बोलता है वो लड़का जिसके में थोड़ा दम था। जियांग के कपड़ों को देखकर बोलता है फेक डिजाइनर ब्रांड है, मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है जो कि अमीर होने का नाटक करते हैं जब वो रहते भी नहीं है। तो फिर जियांग बोलता है डिजाइनर ब्रांड मुझे नहीं पता, मैंने इसे बस एक रैंडम से स्टॉल से लिया था। फिर जियांग यांग ताओ को गुस्से से बोलता है कि यही है बड़ा क्लाइंट जो तुम बात कर रहे थे, तुमने मेरा समय बर्बाद कर दिया। यांग ताओ बोलता है ब्रदर जियांग, ये सच में एक बड़ा क्लाइंट है। जियांग यांग ताओ को एक लात मारता है और बोलता है बड़ा क्लाइंट, मैं इस बिजनेस में बहुत सालों से हूँ और मैं बता सकता हूँ कि कौन अमीर है और कौन नहीं, बस एक लुक में। फिर जियांग बोलता है हे, ऐसा लगता है कि मेरा ऑरा काम नहीं कर रहा है। और फिर जियांग बोलता है आई कांट इवन इंटीमिडिएट एंड इलिटरेट हु लुक डाउन ऑन पीपल। ये सुनकर जियांग गुस्सा आ जाता है और जियांग का कॉलर पकड़कर बोलता है क्या कहा तुमने? फिर जियांग बोलता है उसके चेहरे पर, मैंने कहा कि तुम लोगों को नीचा दिखाते हो। फिर जियांग बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इलिटरेट कहने की? तो फिर जियांग बोलता है लोगों को नीचा दिखाना ये बोलना सही है? फिर तभी यांग ताओ बोलता है जियांग को परेशान मत करो, वो सच में इलिटरेट है और उसको अच्छा नहीं लगता ये बात अगर कोई बोले तो। फिर जियांग यांग ताओ को लात मारता है और बोलता है भाड़ में जाओ तुम, अगर तुम बात भी नहीं कर सकते सही से तो चुप रहो। फिर जियांग से बोलता है बिग क्लाइंट, हाँ अगर तुमने एक ट्रक मुझसे सामान नहीं लिया तो तुम यहाँ से खड़े नहीं जाओगे। फिर जियांग अपना स्मार्टफोन निकालता है और बोलता है मेरा कॉलर खींचना बंद करो और मुझे अपना अकाउंट दिखाने दो। जियांग का अकाउंट देखने के बाद जियांग बोलता है 1 मिलियन, क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे? फिर जियांग बोलता है ये मजाक नहीं है और किस चीज के लिए मैं यहाँ पर हूँ, ये डिपॉजिट है, मैं 5 मिलियन का सामान लूंगा, जल्दी करो और ट्रक को लोड करो और मैं बाकी का तुमको 4 मिलियन दूंगा जब सामान रेडी हो जाएगा। फिर जियांग से पूछता है तुमको कैसा सामान चाहिए? जियांग बोलता है राइस, ऑयल, सॉल्ट, स्नैक, ड्रिंक, कोई भी चीज जो खाने वाली हो और पीने वाली हो, मुझे सब चाहिए। फिर जियांग बोलता है फॉलो मी और अपने मन में सोच रहा होता है मुझे अपने लक पर विश्वास नहीं, मेरे पास एक फूड का बैच है जो एक्सपायर्ड होने वाला है और यहाँ पर एक बेवकूफ आ गया है उन सबको लेने के लिए। फिर वो तीनों स्टोरेज रूम के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर सारा सामान रखा रहता है, जहाँ पर जियांग बोलता है अगर तुम ये सारा लोगे तो मैं तुम्हें 10% का डिस्काउंट दूंगा। फिर जियांग बोलता है कैसा रहेगा ये बस गुड्स के क्वालिटी पर डिपेंड करता है। फिर जियांग एक पैकेट को लेकर देखने लगता है और बोलता है बस ऊपर के पैकेट को छुड़ाकर अंदर का सब कुछ एक्सपायरी हो गया है। ये सुनकर जियांग मन में सोचता है अपने, मुझे नहीं पता था कि इसे पता है कि बिजनेस कैसे किया जाता है। और फिर बोलता है
अगर तुम ये सब नियरली एक्सपायर्ड गुड्स लोगे तो मैं तुम्हें 50% का डिस्काउंट दूंगा, कैसा रहेगा ये? फिर जियांग बोलता है कोई जरूरत नहीं, मैं अपने 5 मिलियन से बेस्ट क्वालिटी का सामान खरीदूंगा, मेरे पास कुछ दूसरा प्लान है इन सब एक्सपायर्ड फूड के लिए। जियांग बोलता है कैसा प्लान? जियांग बोलता है जैसा कि तुमने कहा था 50% ऑफ, मैं ये सब सामान लूंगा जो एक्सपायर होने वाला है, पर इसका पेमेंट 1 महीने बाद सेटल होगा। फिर जियांग बोलता है सच में? क्या हो अगर ये सारे सामान एक्सपायर हो गए और तुमने मुझे पे नहीं किया तो? फिर जियांग बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने घर के पेपर्स दूंगा। जियांग बोलता है जियांग से तुम्हें पता है कि ये सब एक्सपायर होने वाले हैं और फिर भी तुम्हें ये चाहिए, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इन सब चीजों का क्या करोगे? फिर जियांग के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है ना सिर्फ जो फूड और जो एक्सपायर्ड भी हो चुके हैं उन सब की कीमत बढ़ जाएगी कुछ दिनों में। ये सुनकर थोड़ा जियांग घबरा जाता है और बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है? फिर जियांग बोलता है अब पूछना बंद करो, बस इन सब चीजों को डिलीवर कर दो, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ बाद में। फिर हमें दिखाया जाता है कि जियांग के फोन पर कॉल आता है और वो उसे उठाता है और बोलता है कौन है? उस फोन में से कोई बोलता है क्या ये मिस्टर जियांग है? आप अपने घर को बेच रहे हैं राइट? फिर जियांग से बोलता है मुझे कुछ और काम करने हैं, फूड्स का ध्यान रखना मेरे लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि जियांग और वो बुढ़ा दोनों साथ में खड़े रहते हैं, जहाँ पर वो बुढ़ा बोलता है मैं तुम्हारे कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूँ, चलिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। जियांग अपने मन में सोच रहा होता है कि ये बुढ़ा घर को केयरफुली देखा तक नहीं और ये इतनी जल्दी में है कि ये डिपॉजिट करके कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहता है। फिर जियांग पूछता है सर आप इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? वो बुढ़ा बोलता है सच बताऊं तो मेरी पोती का स्कूल ट्रांसफर होने वाला है और हमें एक अर्जेंटली घर चाहिए रहने के लिए। मैं इस इलाके में छानबीन कर रहा था और बस तुम्हारा ही घर सेल पर था। मिस्टर जियांग प्लीज पीछे मत हटिएगा। फिर जियांग बोलता है सर आप बहुत ही ऑनेस्ट हैं कि आपने सब कुछ सामने बता दिया, आपको डर नहीं कि मैं दाम को बढ़ा दूंगा? ये सुनकर वो बुढ़ा बोलता है मिस्टर जियांग इस घर को खरीदने के लिए हमने अपनी फैमिली के एंटायर सेविंग। फिर तभी जियांग बोलता है चिंता मत कीजिए सर, मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं। फिर वो बुढ़ा जियांग को झुककर बोलता है मिस्टर जियांग अब आप अपना काम कर सकते हैं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। फिर जियांग बोलता है टेक केयर। जियांग अपने मन में सोच रहा होता है कि काइंड हार्टेड और हॉनेस्ट होना ये और इसकी ग्रैंड डॉटर शायद से 1 महीना भी सरवाइव ना कर सके एपोकलिप्स में। फिर तभी जियांग बोलता है वेट सर रुकिए, होल्ड ऑन। वो बुढ़ा मुड़कर बोलता है व्हाट इज इट? जियांग बोलता है आप अपना एड्रेस दीजिए मुझे जहाँ पर आप रह रहे हैं इस समय। फिर हमें दिखाया जाता है कि जियांग अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे चला जाता है जहाँ पर वो अपना फोर्ट्रेस बना रहा होता है और वो कंस्ट्रक्शन मैनेजर से मिलता है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन मैनेजर उसे बोलता है कि बॉस जियांग सेकंड बैच के फंड का। जियांग बोलता है मैं उसे ट्रांसफर कर दूंगा तुम्हें जल्दी ही। कंस्ट्रक्शन कैसा चल रहा है? जहाँ पर मैनेजर उसे बताता है कि 70 से 80% तक काम हो चुका है, देखिए वॉल्स और डोर्स सब बहुत ही सेफ हैं। जियांग पूछता है और वेयर हाउस? मैनेजर बोलता है वेयर हाउस एक अनफिनिश्ड फैक्ट्री थी जो कि क्लीन हो चुकी है और यूज करने के लिए रेडी है। फिर जियांग को कॉल करता है और बोलता है सामान को लाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे वर्कर सामानों को रख रहे होते हैं और बोलते हैं कि बॉस बहुत ही दयालु हैं जो कि हर एक को 2000 दे रहे हैं काम करने के। और हमें दिखाया जाता है कि जियांग वर्कर्स को बताता है कि फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स और दूसरी चीजें सेपरेटली स्टोर्ड होंगे, उन्हें मैसअप मत करो। जहाँ पर सब चीज होने के बाद जियांग के सामने स्टेटस विंडो पे कुछ आता है जहाँ पर उसका टास्क कंप्लीट हो जाता है और उसे पॉइंट्स मिलते हैं और वो देखता है कि एक नया बॉक्स है सिस्टम स्टोर में और वो बोलता है मैं बहुत ही लकी हूँ कि मैं एबिलिटीज को गेन कर पा रहा हूँ एपोकलिप्स से आने से पहले। और वो उस बॉक्स को एक्सचेंज कर लेता है
उस बॉक्स में से उसको माइंड आई मिलता है, जिससे कि वो डिटेक्ट कर सकता है हॉस्टिलिटी दूसरे लोगों का। जियांग देखता है और बोलता है हॉस्टिलिटी डिटेक्ट करना ये सबसे मोस्ट यूजफुल एबिलिटी है एपोकलिप्स में। फिर उसको एक नया टास्क मिलता है जिसमें कि उसको वेपन स्टोर करना रहता है। टास्क को पढ़ने के बाद जियांग हंसते हुए बोलता है कि मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था। फिर हमें आधी रात को ब्लैक मार्केट के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग भी वहाँ पर गया रहता है और वहाँ के अगल बगल के लोग सब बोल रहे होते हैं क्या ये असली है कि नकली। जो यहाँ पर नया है वही ये पूछ सकता है और जो इसका दाम है वही तुम्हें बताएगा कि ये असली है कि नकली। तभी जियांग कुछ सुनता है, उसको और सस्ता बनाओ 300 का, इतना मोल भाव कौन करता है। फिर जियांग मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड रहता है और बोल रहा होता है कि एक फेक ब्रेसलेट को तुम बेच रहे हो 2000 का, ये सच में एक फेक है, मुझे तुम इसे 300 में दो और तुम तभी भी प्रॉफिट बना सकते हो। तुम मुझे बेच रहे हो कि नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। दुकानदार उससे बोलता है ठीक है, चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें ये बेच रहा हूँ। जियांग सोचता है कि सुजियोंग वो बास्टर्ड एक फेक ब्रेसलेट को खरीद रहा है ब्लैक मार्केट से और वो लड़की स्यूजिंग पागल जो सच में स्कैम में चकमा खा गई। फिर जियांग देखता है कि कोई रोड पर जॉर्ड्स को बेच रहा होता है और जियांग सोचता है मिल गया मुझे। जियांग उस दुकान पर जाता है, दुकानदार उससे बोलता है बॉस तुम्हें क्या चाहिए। जियांग बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई हार्ड स्टफ है यहाँ पर। वो दुकानदार बोलता है ये एक नाइफ शार्पनर है, अगर तुम्हें हार्ड स्टफ चाहिए तो खरीदो और खुद से ग्राइंड करो, या तुम एक बैटन को खरीद लो अगर वो इनफ नहीं है तो। फिर जियांग बोलता है ये उतना हार्ड नहीं है, मुझे और हार्डर चाहिए। दुकानदार ये सुनकर बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम यहाँ पर मुसीबत खड़ा करने आए हो। फिर तभी उसके फोन पर मैसेज आता है कि 2 लाख योन ट्रांसफर हो चुके हैं उसके अकाउंट में। फिर जियांग बोलता है इतनी जल्दी एक्साइटेड मत हो, मैं सीरियस हूँ खरीदने के लिए। फिर वो दुकानदार बोलता है अपने दोस्त को कि आओ और स्टॉल को देखो। फिर वो दुकानदार जियांग से बोलता है बाहर बात करना ठीक नहीं रहेगा, इस तरफ आइए। फिर वो एक घर के अंदर चले जाते हैं और वो दुकानदार बोलता है बॉस हमारे पास हैंडमेड गन भी है जो कि एक मुर्गे को शूट करने के लिए इनफ है और इन सब का दाम 2000 यूएन है और इन सब की गोलियां भी चीप है, ये कैसा है, क्या ये ठीक रहेगा। जियांग बोलता है ये काफी नहीं है। फिर दुकानदार बोलता है तो क्या ख्याल है एक रिवॉल्वर का, इसकी परफॉर्मेंस सेम है एक एक्टिव ड्यूटी हैंडगन जितना और इसका दाम 5000 यूएन है और ये 9mm की बुलेट शूट करता है, हर एक बुलेट 5 यूएन का कॉस्ट करेगा, अगर तुम मुझसे खरीदोगे तो कैसा रहेगा ये। फिर जियांग गुस्से से बोलता है बियरली एक्सेप्टेबल, मैंने तुम्हें 200,000 दिए हैं और तुम मुझे इस तरह का सामान दिखा रहे हो। वो दुकानदार बोलता है क्या प्रीपेमेंट। जियांग बोलता है 10% प्रीपेमेंट, मैं यहाँ पर 2 मिलियन के वेपन्स खरीदने आया हूँ। फिर दुकानदार बोलता है आप जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं, आप मेरे पास क्यों आए हैं इतना बड़ा ऑर्डर लेकर। फिर जियांग बोलता है मेरे सबऑर्डिनेट्स करते हैं सब, लेकिन कुछ चेंजेस की वजह से मुझे यहाँ पर आने पड़ा, मुझसे ज्यादा मत पूछो, बस बताओ क्या तुम ये सब अरेंजमेंट कर सकते हो। वो दुकानदार बोलता है जियांग से बस कुछ समय के रुकिए। फिर तभी वो खिड़की से बाहर झांक कर देखता है। वो दुकानदार जियांग से बोलता है तुमने सही इंसान को खोजा है। फिर दुकानदार जियांग के पास आकर बोलता है मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, मुझे एक लिस्ट बनाकर दीजिए और मैं आपको एक एड्रेस दूंगा, वहाँ पर आधी रात को कल पहुंचिए और ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर दीजिए और याद रहे पेमेंट कैश में होगा। फिर जियांग उस घर में से निकलता है और दुकानदार बोलता है बॉस अपने कदम को थोड़ा बचाकर। फिर जियांग को कोई बोलता है क्या ये जियांग नहीं। वो मुड़कर देखता है तो वही मोटा इंसान रहता है और बोलता है तुमसे मिलना आधी रात को वही ब्लैक मार्केट में, इसीलिए तुम इतना खर्च कर रहे हो हाल ही में, और तुम स्यूजिंग को भी इग्नोर कर रहे हो। लगता है कि तुम्हारी फैमिली में कुछ हेयरलूम्स हैं या कुछ और, क्या तुमने कुछ ज्यादा ही देख लिया है मार्केटिंग अकाउंट रिसेंटली और सोचा है कि
सब कुछ बेचकर और आराम से रहोगे। फिर जियांग सोचता है अपने मन में, ये सही टाइम है मेरे न्यू एबिलिटी को टेस्ट करने का। फिर वो तुरंत अपने एबिलिटी को एक्टिवेट कर देता है, माइंड आई, और देखता है उस दुकानदार को भी और उस मोटे इंसान को भी कि उन दोनों के सर के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट इमोजीज बन रहते हैं। और जियांग ये देखकर सोचता है, जैसा कि सोचा था, ये बहुत ही यूजफुल एबिलिटी है। फिर जियांग बोलता है, यस, लाइंग फ्लैट, तो तुम स्यूजिंग को फंसा रहे थे बेड पर, वो भी इन सब चीजों से जो कि फेक है सब, और वो बस मेरी एक सेकंड हैंड है जो कि इन सब फेक चीजों के लिए परफेक्ट है। वो ये सुनकर गुस्सा जाता है और बोलता है, क्या कहा तुमने? तभी दुकानदार जियांग से पूछता है, बॉस क्या तुम इसे जानते हो? जियांग बोलता है, इसे जानता हूँ, हाँ, एक एनिमी की तरह। वो दुकानदार बोलता है जियांग से, ठीक है बॉस, आप जाइए, मैं इसे एक सबक सिखाता हूँ। जियांग बोलता है, उसे मारना मत, मेरे पास कुछ और प्लान्स हैं उसके लिए। ये देखकर वो डर जाता है और बोलता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फिर वो उसे मारकर गिरा देते हैं और वो सोचता है, जियांग तुम बास्टर्ड, बस तुम रुको। फिर हमें 2 दिन बाद दिखाया जाता है जियांग के वेयर हाउस में, जहाँ पर वो ट्रक में लोडेड वेपन्स को देखता है जो कि आ गए रहते हैं, और उसकी मिशन कंप्लीट हो जाता है। और फिर उसे एक सिस्टम पॉइंट देता है +10, और उसे बोनस रिवॉर्ड मिलता है, एक फिजिकल एनहेंसमेंट पोर्शन। जियांग देखता है, ओह, एक एक्स्ट्रा फिजिकल पोर्शन, और ये 2 गुना इफेक्टिव है जो कि एक स्टोर में था उससे ज्यादा। फिर वो उस पोर्शन को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है तुरंत, और बोलता है, जो एवरेज अडल्ट मेल का फिजिकल स्ट्रेंथ है वो 5 है, अब मैंने इसमें 2 पॉइंट और ऐड हो गया है, मतलब कि 40% इंक्रीज हो गया है मेरे पावर में। फिर वो स्टोर से एक और फिजिकल एनहेंसमेंट का पोर्शन निकाल कर बोलता है, चलो इसको अब मैक्सिमाइज किया जाए। उसको भी इंजेक्ट करने के बाद जियांग सोचता है, 8 फिजिकल पॉइंट, मतलब कि 60% ज्यादा पावर मेरे पास है एवरेज पर्सन से, चलो एक टारगेट ढूंढते हैं इसको टेस्ट करने के लिए। फिर वो अगल बगल देखता है और उसको मिल जाता है एक रॉड, और उस रॉड को वो अपने हाथों में लेकर उसे किक मारता है और वो रॉड बेंड हो जाता है। और वो जियांग हंसते हंसते बोलता है, हा, मेरा जो करंट स्ट्रेंथ है वो भी बेयर हैंडेड, मैं अब ट्राइफिल्ड नहीं हूँ। इवन अब मैं ज़ॉम्बी से भी, जो कि अर्ली स्टेज के हैं, उनसे अब डरने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब वेपन्स ज़्यादा स्पेस नहीं लेंगे, बेटर स्टोर, ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि मैं उन सबको स्पेस रिंग में स्टोर कर दूं सेफ्टी के लिए। फिर वो उन सभी वेपन्स को अपने स्पेस रिंग में कलेक्ट कर लेता है और सोचता है, डे आफ्टर टुमारो, पहला दिन रहेगा एपोकलिप्स का, और मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए, और मुझे अब क्या चाहिए, और अभी भी कुछ है जो मुझे चाहिए। फिर वो उस बुढ़े के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर वो बुढ़ा उससे बोलता है कि सच बताऊं तो मेरी ग्रैंड डॉटर को इस स्कूल में ट्रांसफर हुआ है और हमें अर्जेंटली एक हाउस चाहिए था रहने के लिए, और मैं इस एरिया में बहुत दिनों से खोज रहा था और बस तुम्हारा ही घर सेल पे था। एपोकलिप्स को एक्सपीरियंस करने के बाद भी ये अभी भी दूसरों के बारे में सोचना बहुत ही हार्ड है। चलो ठीक है, मैं कुछ एसेंशियल सप्लाइज को ढूंढता हूँ एपोकलिप्स के लिए, जिससे कि तुम लंबे समय तक जी सकोगे। इसको एक रिपेमेंट समझ लेना मेरे एपोकलिप्स प्लान्स को फंडिंग देने के लिए। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।